तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, समझो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम दिया गया पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? देखो, अभी तक जो भी स्टडी हुई है चैप्टर स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, ठीक है, चाहे हमारा कोई भी बिग ऑब्जेक्ट हो, चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, चाहे कार हो, चाहे बस है, चाहे एरोप्लेन है, इट वाज ट्रीटेड एज एक पार्टिकल, ठीक है, हमेशा एक पार्टिकल की बात हो रही थी। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी चीज़ पार्टिकल नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जिसके कोई डायमेंशन ना हो, बहुत ही छोटा हो, ना हाइट हो ना विड्थ हो। लेकिन रियल लाइफ में देयर इज़ नो सच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट विच बेसिकली इज़ पार्टिकल। हर चीज़ क्या है? बेसिकली एक आपका बॉडी होता है। बॉडी मतलब कि उसके अंदर एक दो पार्टिकल नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, मतलब पार्टिकल का कलेक्शन। तो पार्टिकल के कलेक्शन से रियल लाइफ में क्या बनता है? कोई भी एक बॉडी बनती है। बॉडी में भी एक स्पेसिफिक टाइप की बॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो हमारे जो स्कोप में है ये बोला गया रिजिड बॉडी, हाँ। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है, नाम देखो रिजिड बोला गया है। क्या हुआ रिजिड बॉडी? एक ऐसी बॉडी जो कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसकी डायमेंशन तुम ना इसके शेप को चेंज कर सकते हो, ना इसके साइज को चेंज कर सकते हो, जैसे दिख रहा है वैसे ही है। मतलब एक इनकम्प्रेसिबल समझो, यू कैन नॉट चेंज शेप, यू कैन नॉट चेंज साइज, ऐसी कोई बॉडी जो कि एक्चुअली में नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा हम लोग के स्कोप में है कि हम लोग ऐसी बॉडी का स्टडी करेंगे जिसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में कोई ऐसी बॉडी नहीं होती। हर बॉडी को अगर तुम हाई प्रेशर लगाओगे, किसी को सी के अंदर अगर लेते जाओगे तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक होता है, या मान लो जैसे कोई भी टेम्परेचर से वैरी करता है। जैसे सुने हो कि रेल की जो होती है वो गर्मियों में कुछ चेंज होता है, तो क्या होता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो प्रेशर के चलते एक्सपेंशन हो सकता है, थर्मल के चलते एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन हम लोग स्कोप में क्या है? रिजिड बॉडी। तो एक लाइन लिख लो इसमें, लिख लो रिजिड बॉडी which has a perfectly definite and unchanging shape. Body which has a perfectly definite and unchanging shape. Definite मतलब, हाँ, मतलब रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लो, इज अ बॉडी विच हैज परफेक्टली डेफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप। ठीक है। अब आगे इसमें यह है कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन अ बॉडी कैन हैव। अभी तक जो हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, तो जैसे मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी में किस तरह का मोशन हो सकता है? तो मोशन देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, और दूसरा जो होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? बॉडी के सारे पार्टिकल्स की सेम वेलोसिटी। हाँ, जैसे मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा कोई एक बॉडी है, ध्यान दो। अब ये बॉडी तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पार्टिकल जितने टाइम में यहाँ पहुँच रहा है, वही पार्टिकल इतने टाइम में यहाँ पहुँच रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा है। तो कहने का मतलब किसी भी मूवमेंट पे अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। यही सबसे बड़ी डिफिनीसन है। अगर अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, जैसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये चीज़ ऐसे रखी है, अब ये तुमने क्या किया, इसको आगे ले गए ऐसे करके, तो क्या मतलब हुआ? जैसे इस केस में देखो, मान लो कोई चीज़ ऐसे करके थी और तुमने अगले मूवमेंट पे इसको ऐसे पहुंचा दिए, ऐसे करके। अब देखो ये वाला जो पार्टिकल कॉर्नर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, लेकिन ये वाला कॉर्नर क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ पहुँच गया है,
मतलब ए कॉर्नर ए डैश पे पहुंचा है इतना डिस्टेंस में, तो ये वाला आपका इतना डिस्टेंस, मतलब सेम टाइम में ये इतना चला है और सेम टाइम में ये थोड़ा ज़्यादा चल गया। मतलब एक ही बॉडी में अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। अगर सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, मतलब ये बॉडी तुम्हारी ऐसे चल रही है, जितने देर में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतने में भी पहुँच रहा है। किसी मोमेंट पर तुमने इसका फोटो क्लिक किया और हर पार्टिकल का तुमने वेलोसिटी चेक किया, तो सभी की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसे बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन मोशन। तो सर डिस्प्लेसमेंट भी तो इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई वो वेलोसिटी पे डिफाइन की गई, क्योंकि हो सकता है शुरू में स्लो चल रहा हो, बाद में तेज चल रहा हो, जो भी हो। लेकिन कहने का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की, अगर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो गई तो इट मीन्स बॉडी इज हैविंग ट्रांसलेशन। एक लाइन लिख लो इसमें डेफिनेशन इसकी। इन ए प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन at any instant, at any instant of time, every particle in a pure translation motion at any instant of time, every particle of body has the same velocity. तो किसी बॉडी में ट्रांसलेशन हो सकता है और रोटेशन समझ में आ गया। जो इस लॉ को फॉलो ना कर रहा हो, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी एक ही समय पे अलग अलग हो जाए, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? रोटेशनल मोशन। तो क्या कैन वी हैव बोथ मोशन टुगेदर? देखो ध्यान से, नहीं ध्यान से देखो, ये लोग सवेरे आए हैं इसलिए बोल रहे हैं सब, आज थोड़ा सा ज्ञान ले लिए हैं। ये बॉडी ऐसे गई तो बॉडी में क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। अब ये बॉडी आगे भी बढ़ रही है और मान लो इसे घूमते हुए जा रही है, इस केस में क्या हो रहा है? दोनों चीज़ हो रही है। रोटेशन, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी अलग अलग है, ठीक है। और ट्रांसलेशन मोशन क्या है कि पूरा सारे में तुम्हारा ये मोशन होते जा रहा है, ठीक है। नहीं ठीक है, वो तुम्हारा अभी देखो क्या लिखे हो उसमें? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा। और ऐसे प्योर रोटेशन मोशन क्या हो गया? प्योर रोटेशन मोशन क्या हो गया कि उसमें, हाँ, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन और प्योर रोटेशन में क्या होगा? देखो, अगर इसमें तुमने एक एक्सिस फिक्स कर दिया, एक एक्सिस फिक्स कर दिया, तो अब ये जो मोशन होगा इसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसे मोशन को हम लोग, इधर चले जाओ, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ ये बैठ जाओ। ऐसे मोशन को हम लोग प्योर रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मोशन में अगर तुमने एक एक्सिस को फिक्स कर दिया, वो एक्सिस मूव नहीं कर रही है, अगर एक्सिस खुद को मूव करने लगी, इसका मतलब उसके अंदर ट्रांसलेशन भी आ गया और उस एक्सिस पे बॉडी जैसे ऐसे घूम रही है। मान लो मैंने एक्सिस फिक्स कर दिया, तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? ये प्योर रोटेशन कहलाएगा। समझ में आ गया? और ये एक्सिस भी घूमने लगी और बॉडी भी घूमने लगी। अब क्या हो रहा है? ये तुम्हारा ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन। तो ये जो एक्सिस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। प्योर रोटेशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स्ड होता है, वो पिवोटेड होता है। पिवोटेड मतलब हिंज्ड होता है। जैसे ये दरवाज़ा है, ये डोर है, इसका जो एक्सिस है ये हिंज्ड है, तुम्हारा फिक्स्ड है, पिवोटेड है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होगा, जब भी एक्सिस फिक्स हो गया तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा? प्योर रोटेशन मोशन, ठीक है। समझ में आ गया ये? हाँ, मैंने लिख दिया था पहले ही। हाँ, ये सब्जेक्टिव है। हाँ, ये सब्जेक्टिव है। हाँ, कल नहीं है, ठीक है। तो टर्म लिख लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिख लो एक्सिस ऑफ रोटेशन।
बता रहे हैं। पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है? जिस एक्सिस पर रोटेशन आपका हो रहा है। लिख लो इसको। द लाइन अलोंग विच द बॉडी इज फिक्स्ड, द लाइन अलोंग विच द बॉडी इज फिक्स्ड the line along which the body is fixed is termed as axis of rotation. तो अगर ट्रांसलेशन मोशन रोकना है किसी चीज को तो नहीं, डाउट तो पता नहीं, साइंस में क्या डाउट बताएंगे हम। ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन मोशन रोकना है तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? एक्सिस को आपको फिक्स कर देना पड़ेगा। एक बार एक्सिस फिक्स हो गई तो इस बॉडी में अब ट्रांसलेशन मोशन को आपने क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये बॉडी क्या कर सकती है? केवल रोटेशनल मोशन। तो यानी कि आपने समझ लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। जब एक्सिस फिक्स्ड हो गई तो बेसिकली आपने कांस्टेंट डाल दिया। कांस्टेंट क्या है कि नाउ इट कैन नॉट हैव ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब आगे आप रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन का डेफिनेशन लिख लो, क्या चीज़ है? लिखे? देखो, इन ए रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, in a rotation of rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle comma which lies in a plane perpendicular to the axis, which lies in a plane perpendicular to axis and has a center and has its center on the axis. अब देखो इसका मतलब समझो क्या पूरा कहानी। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, मैंने एक रैंडम एक बॉडी बना लिया ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, इसका एक एक्सिस फिक्स कर दिया, यानी कि ये बॉडी आपकी प्योर रोटेशन मोशन करने जा रही है। अब रोटेशन मोशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इसमें अगर तुमने किसी पार्टिकल पे, मान लीजिए आपने बोला कि ये पार्टिकल मैंने इसी को केवल देखना शुरू करो, तो ये पार्टिकल कैसा मोशन करेगी? जैसे मान लो यही केस है, ये लिए थे ना, कौन सी चीज़ घूम रहा था बहुत बढ़िया, ये चीज़, जैसे ये चीज़ है, अगर ये इस चीज़ में, जैसे ये एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं, अब इसको जब तुम घुमाते हो और तुमने यहाँ छोटा सा डॉट लगा दिया, मान लो, इस केवल इस डॉट को देखो, तो जब ये बॉडी घूमेगी तो डॉट कौन सा मोशन करेगा आपका? रोटेशनल नहीं, एक पार्टिकल है वो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर एक्सिस। समझ में आया? तो अगर किसी भी पॉइंट को तुम ध्यान से देखोगे, मान लो ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है मान लो, ठीक है, तो दोनों सर्कुलर मोशन करेंगे किस एक्सिस के अराउंड? उसका सेंटर कहाँ होगा? आपका इस एक्सिस पे वो सेंटर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो मोशन करेगा ये कुछ ऐसे सर्कुलर करेगा, इसका सेंटर यहाँ होगा एक्सिस पे, और इसका जो प्लेन होगा वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया कि नहीं? ये जो पार्टिकल घूम रहा है ऐसे करके, इसका जो प्लेन है, जिस प्लेन में घूम रहा है ये इस एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ या ना? दूसरा जो है बी, इसका सेंटर, इसका भी सेंटर ही होगा, लेकिन ये तुम्हारा कुछ इस तरह, मान लो एक पार्टिकल और छोटा ले लो नज़दीक, तो ये आपका ऐसे करके, तो सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। रोटेशनल नहीं, रोटेशनल बॉडी का होता है हमेशा,
पार्टिकल का कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर। तो ये हर एक पार्टिकल छोटे छोटे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और उसका जो सेंटर है वो तुम्हारा इस फिक्स एक्सिस पे है और जिस प्लेन में कर रहे हैं, प्लेन का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब सर्कुलर मोशन तो बहुत तरीके से होता है। अगर एक्सिस ऐसे करके है तो क्या ऐसे करके प्लेन है, ऐसे प्लेन नहीं बन रहा है, प्लेन आपका जस्ट इसके परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ बताएगी ये देखो, अबाउट ए फिक्स एक्सिस हो गया। दूसरा चीज़, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी, हर एक पार्टिकल इस बॉडी का क्या कर रहा है, वो दैट इज डूइंग है सर्कुलर मोशन, और जो वो प्लेन है दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड सेंटर लाइज ऑन एक्सिस। ऐसे मोशन को क्या बोलोगे आप, ये प्योर रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। तो हमारे जो स्कोप में क्वेश्चन में है वो मैक्सिमम जगह तुम्हें प्योर रोटेशन ही मिलेगा, कुछ जगह है लेकिन। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे कि एग्जांपल दिया गया, देखो अब एक फुटबॉल को जैसे तुम एक इंक्लाइन पर रोल कर देते हो, ऐसे करके रोल कर दिए तो क्या होता है इसमें कौन कौन सा मोशन हो रहा है? क्या इसकी एक्सिस पिवोटेड है, फिक्स्ड है? इसकी एक्सिस फिक्स्ड नहीं है। अगर बॉल को तुमने रोल कर दिया तो इसकी एक्सिस क्या होगी, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वह इसकी एक्सिस होती है। तो अगर इस एक्सिस पे रोल करना शुरू किया तो अगर मान लो स्लाइड नहीं करता तो ऐसे घूम रहा है, यानी कि प्योर रोटेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉल आगे भी चल रही है और ये जो तुम्हारा एक्सिस है ये भी आगे चल रहा है, तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। समझ में आ गया? किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम थ्रो कर देते हो ऐसे हवा में, ऐसे थ्रो कर दिया मैंने, ठीक है, जो मोगली का था वो चीज़ फेंकता था ना वो बूमर, वो क्या मोशन कर रहा है, वो ऐसे घूमते भी जा रहा है, मतलब रोटेशन भी चल रहा है और आगे भी पूरी बॉडी जा रही है, तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। क्लियर? बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे फैन होता है, फैन में कौन सा मोशन है? अभी चला देंगे तो एक और मोशन दिखेगा, सवेरे ही किए थे। फैन में कौन सा मोशन होता है? प्योर रोटेशन, सर्कुलर मोशन पार्टिकल का, ये बॉडी एक है पूरा, फैन एक बॉडी है, कौन सा मोशन? रोटेशन मोशन। टर्मिनोलॉजी ध्यान दो, ठीक है। तो ये फैन तुम्हारा क्या करेगा, मेरा फैन ऐसे नहीं चलता है, ये एक और फिजिक्स कॉन्सेप्ट सिखाता है, अभी चलाएंगे तब दिखेगा। हाँ, थोड़ा ये देखो, अगर ये फिक्स है, ऐसे करके मूव कर रहा फैन, तो ये कौन सा मोशन हो गया? प्योर रोटेशनल। लेकिन मेरा फैन जब चलाओगे तो ये चीज़ यहाँ से तो हिंज है भाई, यहाँ से तो खड़ेगा नहीं, अगर यहाँ से खड़ेगा तब तो नीचे आ जाएगा। जब तेजी से चलता है ना तो एक मोमेंट पे ये एक्सिस यहाँ रहती है और अगले सेकंड ये एक्सिस यहाँ रहती है और उसके अगले सेकंड एक्सिस यहाँ रहती है। विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? चला के दिखा दे। करने का मतलब ये जब ये चलता है तेजी से ना तो धीरे धीरे ऐसे हिलता है, एक्सिस हिल रही है, फैन भी चल रहा है, एक्सिस भी हिल रही है, लेकिन एक्सिस फिक्स, एक्सिस का एक पॉइंट फिक्स्ड है। दूसरा एग्जांपल जो सवेरे लिया गया था, लट्टू टॉप जो होता है, टॉप को जब शुरू में खूब बढ़िया से दम लगा के मारते हो तो ये एकदम ऐसे बस ऐसे करके घूमता है, ये फिक्स रहता है, ये भी फिक्स रहता है एकदम, लेकिन लास्ट में जब गिरता है लहराते हुए, मतलब एक समय आपका टॉप ऐसे हो जाएगा, अगले सेकंड आपका टॉप ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा चीज़? तो ये पॉइंट हिंज है, यहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक्सिस एक पॉइंट पे फिक्स्ड है और एक्सिस में भी रोटेशन हो रहा है, एक्सिस में भी मोशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जब ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं हुआ, ये प्योर भाई ट्रांसलेशन में पूरी एक्सिस को चलना चाहिए, यहाँ पे एक्सिस का एक पॉइंट हिंज हो गया है, तो इसको प्योर रोटेशन भी नहीं बोलते। तो इस तरह के मोशन को क्या बोला गया है? प्रिसेशन, PRECC है, प्रिसेशन मोशन, मतलब कि इसमें एक्सिस का एक पॉइंट हिंज हो जाता है। लिख लो डेफिनेशन चाहो तो। हाँ फैन में, मेरे फैन में, हाँ वो भी हो रहा है, देखो उसमें भी।
ये प्रिसेशन लिख लो हेडिंग। प्रिसेशन में क्या होता है? इसमें होता क्या है, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड या किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, विथ ग्राउंड लिख लो, विथ ग्राउंड इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल जैसे टॉप लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग झूले पे बैठे होगे, एक झूला होता है जो इसे मान लो ऐसे करके है। अब ये तुम्हारा मेन पिलर है, इस पे रोटेशन ऐसे हो रहा है, और फिर तुमने क्या किया, बल्कि कई लेवल के झूले होते हैं आजकल, तो एक बार गलती से मैं भी बैठ गया था, ठीक है। ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब अरे होते हैं ना वो, हाँ, अच्छा सर ऐसे ये ऐसे घूम रहा है, देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो तुम अगर ये रॉड फिक्स है तो तुम ऐसे घूम रहे हो, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें बकेट लगा दिए 4, और ये ऐसे घूम रहा है, तो जब तुम घूम रहे हो तो फिर पता नहीं किधर घूम रहे हो, ठीक है, ठीक है, बहुत डेंजरस होता है। तो ये ऐसे घूम रहे हो, एक तो देखो एक मोशन ऐसे हो गया, ठीक, ये बीच में एकदम स्टिल है, ये जो मेन है तुम्हारा मोटर से घूम रहा है, और ये चीज़ ऐसे भी घूम रही है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो तुम ऐसे घूम रहे हो, ये ऐसे घूम रहा है, और एक और डेंजरस, ये जो बकेट जिससे लगा रहता है वो ऐसे घूमता है, टेढ़ा नहीं, वो बकेट इस पे जो है तुम्हारा, इस पे ऐसे घूम रहा है, मतलब जिस बकेट के अंदर तुम रहते हो, जो भी बॉक्स होता है, हाँ, जो सीट है, बकेट है, बॉक्स है, ठीक है, उसमें ऐसे होता है। बेंगलोर में एक वंडरला करके बहुत ही डेंजरस है, और उसमें ऐसे 100-200 झूले हैं। एक बार सवेरे जाओ, शाम तक कूदते रहो उसके अंदर, बहुत ही डेंजरस। मतलब मैं एक ही बार बैठा, फिर लाइफ में नहीं बैठा, हर तरफ से घूम रहा है वो, तुमको कुछ तरीके में समझ में नहीं आएगा ऊपर कौन है नीचे कौन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब भूल जाओगे। तो यहाँ पे जो ये मोशन हो रहा है, देखो ये जो एक्सिस का मोशन हो रहा है, ये इस पॉइंट पे पिवोटेड है, लेकिन ये एक्सिस क्या हो रही है, पूरी घूम रही है। तो ये भी इस प्रिसिशन एग्जाम्पल का एक मतलब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आपकी पूरी एक्सिस घूम रही है, ये पूरी एक्सिस घूम रही है, देखो, लेकिन ये पॉइंट एक फिक्स्ड है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो ये तो थोड़ा थियरी का पार्ट हो गया कि क्या रोटेशन मोशन, कोई कंफ्यूज करने को बोले, समझाने के बोले तो आप लोग समझा सकते हो। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो 2 पार्टिकल का ले लो, सबसे सिंपल केस, 2 पार्टिकल सिस्टम है। 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नहीं मिड पे नहीं। तो जैसे मान लो एक मास तुम्हारा m1 है, मान लो तुम इसको एक ही 2 पॉइंट है तो एक ही लाइन में मान सकते हो। ये तो आपका ओरिजिन O है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। m1 मास मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ठीक है, और दूसरा मास यहाँ मान लो जो m2 है वो मान लेते हैं x2 डिस्टेंस पे है। दो अलग बॉडीज है, ये 2 पार्टिकल अलग हैं, बॉडी नहीं है, ये पार्टिकल है। एक पार्टिकल का मास m1 है, एक पार्टिकल का मास m2 है। हाँ स्टिल रुके हुए हैं, मतलब ये पोजीशन फिक्स है, इसकी x1 फिक्स है, इसका x2 फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ऐसा पूछता हूँ कि इस पूरे क्यूमुलेटिव सिस्टम का मास कितना है, m1 प्लस m2, m1 x1 डिस्टेंस पे, m2 x2 डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट मास है m1 प्लस m2, वो उसकी डिस्टेंस कहाँ पे रखी जाए कि वो इसके इक्विवेलेंट कहलाए,
क्या मतलब हुआ, जैसे दूसरा बहुत सिंपल एग्जांपल, 1 kg ये ले लो, 1 kg ये ले लो, तो टोटल मास कितना हो गया 2 kg। तो 1 kg अगर मान लो एक x1 पे एक x2 पे है तो वो 2 kg कहाँ पे रखा जाएगा? हाँ, x2 माइनस x1/2 सेंटर में रहेगा तो कन्फर्म है। हाँ सही बोल रहे हो एकदम। देखो एग्जांपल ले लो अभी फिर से, इसकी वैल्यू ले लो कुछ भी 10 ले लो, इसकी वैल्यू कुछ ले लो 20 ले लो, ठीक है, ये 10 ले लो, ये 20 ले लो, तो 20 माइनस 10/2 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 20 माइनस 10/2 कितना हो गया? 5। तो इसका सेंटर ऑफ मास का इधर आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? x1, मतलब इसके बीच में आएगा। ये तो इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हो ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये इसके मिड में कहीं होगा, अगर इक्वल मास लिए हो तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलोगे? x1 प्लस x2/2 मतलब 15 पे होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ये ऐसे होता है, देखो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है। और इसको हम लोग लिखते हैं x बार से। 2 पॉइंट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो मास होगा उसको कहाँ पे रखोगे? इस पॉइंट पे रखोगे तो ये दिस विल बी ट्रीटेड एज है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट में तुम्हारा मर्ज करके और वो इतने डिस्टेंस पे रख दोगे तो उसका वही सेम चीज़ मीनिंग होगी। इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। समझ में आया? तो कल को तुम इसको जनरलाइज कर दो, मान लो n पार्टिकल है, n पार्टिकल हो गए तो क्या हो जाएगा? ये x बार क्या हो जाएगा? इन जनरल लिख लो, इन जनरल क्या हो जाएगा? m1 x1 m2 x2 mn xn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कहाँ तक? mn। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में, सिग्मा mi xi डिवाइड बाई सिग्मा mi। i की वैल्यू 1 से n, i की वैल्यू 1 से n। ठीक है। और ये सिग्मा mi क्या है? अभी मैंने पूछा कितना मास है दोनों का, m1 प्लस m2। सिग्मा mi क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, सिग्मा mi xi डिवाइड बाई कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये क्या देता है? सेंटर ऑफ मास देता है ये, ठीक है। मतलब इसका क्यूमुलेटिवली इस मास का जो किस पॉइंट पर रखा जाए जो इसका इक्विवेलेंट माना जाएगा। समझ में आया चीज? इन जनरल मतलब कि सर जितना भी मास है सबका टोटल बाय नहीं, मास का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इंडिविजुअल का मल्टीप्लिकेशन, m1 x1 m2 x2। यस सर। और ओरिजिन से कितना दूर है? हाँ, ओरिजिन वो x1 x2 ओरिजिन से है, Yes. m1 m2 मास है। Yes, तो हर एक मास का ओरिजिन से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय और बाय टोटल मास। तो ये क्या है? ये वही चीज़ है, सर वही तो चीज़ है। यस सर। ये नहीं समझ में आ रहा है ये mi x का मतलब क्या हुआ? i 1 से लेके n तक जा रहा है, यस सर। तो i की वैल्यू पहले 1 हुई। यस समीकरण पढ़े ना सीरीज में चैप्टर में हम लोग, तो वही तो है। लास्ट में सिग्मा mi mi यही चीज़ है, xi। तो एक्साइड हाँ xi है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा n जनरल हो गया, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ ध्यान दो, ये एक ही पॉइंट में सारे मास हैं, x1 x2 x3 बोला गया है। अगर ये 2D की बात की जाए तो 2D की बात की जाए तो क्या हो जाएगा ये? सर एक और कोऑर्डिनेट हाँ, इन 2D 2 डायमेंशन में क्या हो जाएगा ये? मतलब क्या हुआ कि मान लो ये तुम्हारा 2D सिस्टम है, यस सर। एक पॉइंट यहाँ पे है जो m1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, एक तुम्हारा m2 है, ये तुम्हारा x2 y2 है, ये तुम्हारा m3 है या mn मान लो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, mn तुम्हारा xn yn है। तो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से जो एक सिस्टम बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास
समझ में आया क्वेश्चन? तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, क्यूमुलेटिवली कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका? तो क्या करते हैं इसको, सर बहुत सारी बॉडीज है उनका बीच बॉडी नहीं है ये पार्टिकल्स हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ये सर वही पार्टिकल और अलग अलग कोऑर्डिनेट, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर रख दिए हो, सर एक जगह जहाँ पॉइंट जहाँ पे उनका सेंटर होगा, जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? पार्टिकल जुड़े तो नहीं, जुड़े नहीं है अभी, जुड़े नहीं है, अलग जैसे बहुत एक दो बहुत, हाँ अलग अलग है। ये सर, अभी जोड़े का भी समझ में आ जाएगा। तो अभी समझो अलग अलग रखे गए हैं, समझो कि एक ऐसे थ्रेड से जुड़े हैं जिनका मास नहीं है, ये ऐसे मान लो एक ऐसे रॉड से जुड़े हैं जो मासलेस रॉड है, तो इनका क्यूमुलेटिवली इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा 2D सिस्टम में? तो क्या करोगे, जो एक्स बार फॉर्मूला था वो सेम रहेगा, क्या था, सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा आई, ठीक है। ये क्या देगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका एब्सिसा दे देगा, और वाई भी सेम ऐसे निकाल लो, सिग्मा एम आई वाई आई और हाँ बस लिख लो, ये 2D हो गया, लिख लो। तो सर हम मतलब वो जब बॉडी जितनी भी पार्टिकल्स मर्ज जो कि सर एक बॉडी मतलब जो भी सिस्टम बनेगा तो उसका मास लिखा, उसका मास तो उसका पता है तुम्हें, ना मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, उसका पोजीशन क्या होगा, मतलब उसका मेन मास कहाँ पे है? हाँ मेन मास क्या होगा, या उसका उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसके इक्विवेलेंट सिस्टम को अगर प्लेस करना पड़े तो तुम कहाँ पे रखोगे, वो किस पॉइंट पे होगा, ठीक है? तो समझना है। कल को 3D हो गया तो लिख लो भी, इन 3D में क्या हो जाएगा, सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई, 3D सिस्टम में एक और ऐड हो जाएगा, अच्छा ठीक है? वेक्टर से नहीं लिखा, वेक्टर्स निकाल रहे हैं अभी आगे, ठीक है? हाँ अगला लिख लो, इन वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये इन वेक्टर फॉर्मेट, इन वेक्टर मान लो कई सारे मास, मान लो एक मास m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, एक मास m2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ऐसे चलते जाओ, mn मास है उसका पोजीशन वेक्टर rn है, यस सर, ठीक है? मतलब सेंटर से तुम्हारा उसकी पोजीशन वेक्टर है ये। फिगर से कैसे, मान लो ये पहला मास है, ये ओरिजिन है, ये पहला पॉइंट है m1 है, ये r1 वेक्टर है, ये मान लो आपका दूसरा है जो m2 है, r2 वेक्टर है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, और लास्ट में मान लो ये तुम्हारा mn है जो rn है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे लिखा होगा ना इसका, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यस ऐसे x2, ठीक है, ऐसे करके लिखे होंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास उसको r अगर बार लिखा जाए, r बार, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m1, मतलब सीधा ऐसे लिख लो, सिग्मा एम आई आर आई डिवाइड बाई सिग्मा एम आई, ये सीधे वेक्टर में, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं कि 3D 2D में, सीधे वेक्टर को यूज़ कर लो। नहीं समझाया सर RI मतलब, आर आई मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ith, m1 r1 m2 r2 m3 r3 एंड सो ऑन। वही ना सर, I equals 1 to n। हाँ आई इज इक्वल टू, कई बार लिखा नहीं जाता, बार बार 1 to 1 लिखना होता है ना। तो सर मतलब इतने सारे वेक्टर है सर, उसके लिए सर बार बार वैसे ही करेंगे कैसे, सीधे, हाँ क्वेश्चन कर देते हैं जैसे किया गया था। देखो क्वेश्चन लिख लो, मान लो 1 kg पे आपका पोजीशन वेक्टर उसका है, मान लो 3i प्लस 4j प्लस 5k, और 2 kg पे ले लो कोई एक मास, माइनस 3i, ठीक है, प्लस 2j, और 3 kg का मास ले लीजिए आप, मान लो 5j माइनस 5k। ये 3 मास इस पोजीशन वेक्टर पे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर 3D सिस्टम है ये, जिसमें ये R1 है, R2 है, R3 है, ये M1 है, M2 है, M3 है। तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लो जल्दी से, बताओ, क्वेश्चन लिख लो पहले। अलग निकालना है पूरा साथ में।
तो वेक्टर फॉर्म से लगाओ ना, क्यों अलग निकालोगे? जब वेक्टर में क्वेश्चन दे दिया हूँ तो आप वेक्टर वाला लगाओगे। समझ में आ रहा है ये? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, क्या आएगा बताओ? समझ में आया? इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं लोगे, वेक्टर में लोगे सीधे। उससे तो आंसर आई कैप जी कैप में आ जाएगा। तो क्या दिक्कत, पोजीशन वेक्टर तो चाहिए। अच्छा आ रही तो ये आर क्या है, वेक्टर ही तो है, पोजीशन वेक्टर ही तो है। क्या आंसर है बताओ? -3i cap plus 23j क्या आंसर? आर आर -3i cap -3i कैप plus 23j cap -10k cap डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, कर दें इसको। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? जो आर होगा आपका, ये इसको कैपिटल आर लिखा गया है, इसको कैपिटल आर, क्या होगा ये? M1 R1 M2 R2 M3 R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M1 कितना है? 1 kg, 1 इंटू आर क्या था? 3i कैप प्लस 5k कैप, ये M1 R1 हो गया, प्लस 2 इंटू -3i कैप प्लस 2j कैप, और लास्ट वाला तुम्हारा 3 इंटू 5j cap minus 5i cap. हाँ डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। इसी को मल्टीप्लाई, आई वाले को मल्टीप्लाई करके आई वाले को ऐड कर लो, तो ये 3 हो गया, ये -6 हो गया, और ये 15 हो गया। अच्छा जे है, आई कैप कहाँ है? बस ये 2 है, तो ये -3i कैप। ठीक है, सही है, तो ये लिख लो 23j कैप। सिंप्लीफाई करके हाँ, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत क्या है? मतलब तुम्हारा क्या हो गया? -1/2i कैप प्लस 23/6j कैप -10/6k कैप। मतलब ये पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी कि तुम सब जगह कौन सा पॉइंट है, तो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है अभी? ये आपका -5/3, ये पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इन तीनों का क्यूमुलेटिवली। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। अदरवाइज ठीक है, समझ में आ रहा है? रोटेशन मोशन ठीक से समझना। सब लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आती है रोटेशन मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत होगा बताइएगा तुरंत। किसी से पूछो ना कि सबसे टफ चैप्टर कौन है, तो सब लोग ये बोलते हैं सर रोटेशन चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कोई इशू आएगा समझने में। रोटेशन मोशन उसको दिक्कत आती है जिसको चैप्टर 1 to 5 जिसने नहीं पढ़ा है ठीक से, क्योंकि अभी आज सवेरे देखो तो याद हम लोग कर रहे थे, इसमें हर चीज़ का एक एनालॉगस, मतलब ट्रांसलेशन मोशन का इसका एनालॉगस यहाँ पे क्या होता है। तो जब यही चीज़ क्लियर नहीं है तो एनालॉगस क्या क्लियर रहेगा? ठीक है, तो कन्फ्यूजन यहाँ शुरू होता है बेस जगह पे। हाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आ जाएगा, टेंशन लो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखो, अब हमें निकालना सेंटर ऑफ मास। अभी पार्टिकल्स के निकाले हैं, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, कोई एक बॉडी, रिजिड बॉडी। एक्चुअली हम लोग वी आर मेन बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो लिख लो सेंटर ऑफ मास ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। अब देखो बॉडी को अगर तुमने बोल दिया है, जैसे मान लो एक बॉडी है आपका, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। तो पहले बहुत ही सिंपल टर्म से, जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, एक मिनट, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, एक्चुअली में रिजिड बॉडी बनता किससे है? पार्टिकल से है। रिजिड बॉडी बनता किससे है? पार्टिकल से बनता है। तो मान लेते हैं ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। तो बॉडी मतलब पार्टिकल्स, बॉडी मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स से जुड़ के बनता है ना। यस सर। तो मतलब अगर n तुम्हारे हैं तो तुम क्या बोलोगे सर? ये फॉर्मूला लगा देते हैं, m1x1 m2x2 लास्ट में mn xn और डिवाइड बाई टोटल मास कैपिटल M इक्वल टू x बार। ठीक है, ये लिख लो सुगुन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है? इसमें कई चैलेंज है। बॉडी में भाई n पार्टिकल हैं, तो एक तो कितने भी हो सकते हैं। भाई कितने n हो सकते हैं? भाई ये सारे तो ऐसे हुए। एक एक तो सबका डिस्टेंस निकालना, ठीक है, और सबका मास। तो इसका मतलब मास का मतलब पार्टिकल का मास क्या मतलब क्या? तुमने क्या किया, छोटे छोटे इसको टुकड़े में से डिवाइड कर दिया है। इसको मैं m1 बोलता हूँ, चलो इसको मैं m2 बोलता हूँ, इसको मैं mn बोलता हूँ। यही हो रहा है ना। तो इस छोटे छोटे मास को चलो मैं m1 ना बोल के मैं यहाँ पे डेल्टा m1 बोलता हूँ। डेल्टा m1 मतलब बहुत ही छोटा सा मास है वो। डेल्टा m1 x1 मतलब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितना है? x1 डिस्टेंस पे। दूसरा तुम्हारा डेल्टा m2 x2 डिस्टेंस। ऐसे ही आ गया तुम्हारा डेल्टा mn xn और डिवाइड बाई कैपिटल M, ये आ गया x बार। तो ये कुछ हद तक सही रिजल्ट देगा। मान लो किसी ने क्या किया, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कट करके 10 पार्ट में, और उसके कोऑर्डिनेट को लोकेट कर लिया, तो उससे एक अप्रॉक्सीमेटली उसको मिल जाएगा। किसी ने इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको थोड़ा एक्यूरेट और मिलेगा। किसी ने इसको 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सबसे एक्यूरेट किसका आएगा? जो इनफाइनाइट, यानी कि n क्या टेंड होना है तुम्हें? इन्फिनिटी। तो इसको अगर मैं सिंपल उस टर्म में लिखूं तो ये क्या होगा? डेल्टा mi xi सिग्मा i इक्वल टू 1 n, यही फॉर्मूला हुआ ना। और नीचे क्या हुआ? सिग्मा डेल्टा mi सिग्मा i इक्वल टू 1 से n। तो ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। अब तुम बोल लो, खुद ही बोल लो कि सर n को मुझे इन्फिनिटी करने से बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं ना, देखो ये समेसन है, इसको क्या बोल रहे हैं? ये पूरा चीज़ क्या हो रही है? बार बार सम हो रही है। तो कोई चीज़ अगर इनफाइनाइट तक अगर तुम्हारा इंटरवल में डिवाइड करके सम करते हो तो इसी को इंटीग्रल बोलते हैं। मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ोगे कि किसी पार्टिकल को पीसेस में, किसी भी चीज़ को पीसेस में करके ऐड करते हो और उस पीसेस को n करने की बजाय इनफाइनाइट कर दो तो वो इंटीग्रल जो चीज़ करती है, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़े हो, डिफरेंशिएशन क्या देता था? स्लोप देता था। ऐसे इंटीग्रल में जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या देता है आपका? एग्जैक्टली वो उसका समेसन दे देता है, समेसन। तो ये दिस इज नथिंग बट क्या है? x इंटू डी एम और डिवाइड बाई क्या है? ये डी एम। तो इसमें इंटीग्रल में क्या चीज़ मतलब हुआ? ये डी एम क्या है? एक छोटा सा मास, एलिमेंट्री मास बोलते हैं, और x क्या है? उस एलिमेंट्री मास का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो तुमने क्या किया, इतना कॉम्प्लेक्स करने की बजाय, क्योंकि ये संभव नहीं है, आपने क्या किया, इसको बोला कि ये एक छोटा सा मास मैं dm ले रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस मैं x ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो ये चीज़ मेरा आ जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट। और नीचे वाला पार्ट क्या है? केवल इंटीग्रल ऑफ dm। तो केवल इंटीग्रल ऑफ dm क्या क्यों किया गया है? ये क्या बताएगा? आपका टोटल मास। तो कई बार जानते हो मास निकालना भी आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास क्या चीज़ है? मास भी अगर मान लो डिस्टेंस के साथ उसकी डेंसिटी बदलते चलो, जैसे मान लो, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिए थे यार, कि मान लो सिलेंडर है तुम्हारा। अब ये सिलेंडर तुम्हारा क्या है? अगर मैं बोला ये ओरिजिन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है,
तो क्या इसका मास यूनिफॉर्म रहेगा हर पॉइंट पे? अगर डेंसिटी बढ़ती जा रही, मान लो शुरू में कॉटन लगाए हो, बाद में कुछ तुमने और लगा दिया, उससे हार्ड लगा दिया, उसके बाद और कुछ हार्ड लगा दिया, बाद में आयरन लग गया, फिर प्लेटिनम लग गया, बाद में यूरेनियम लग गया, तो इसकी डिस्टेंस के साथ मास क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो क्या सिंपली इसका निकालना, तो इसको एग्ज़ाम में या कंपटीशन में क्या देगा, आपको फंक्शन देगा, बोलेगा क्या कि इसका जो रो है, रो मतलब डेंसिटी है, ये डिस्टेंस के बढ़ने पे मान लो ये बढ़ती है। समझ में आया चीज़? तो अगर रो टाइम के मतलब सॉरी डिस्टेंस के साथ अगर रो बढ़ रही है तो इसका मास निकालने के लिए भी आपको फाइट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, इसको इंटीग्रल लगा दिया है। क्लियर हुआ? अब कैसे निकालता है वो टेंशन मत लो उसे, बस इधर कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि इसमें x इंटू डी एम क्या है, एक एलिमेंट्री मास है, उस एलिमेंट्री मास की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, x है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, और इसमें क्या किया गया है, जो मास है उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो ये हमारा क्या देता है, इंटीग्रल की लैंग्वेज में तुम्हारा ये क्या आ गया, आपका उस पूरे होल बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास दे देता है। सर तो वो फॉर्मूला किस कौन हुआ? ये फॉर्मूला के क्वेश्चन में देगा कि ये डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, तो वो फिर डीएम निकाला जाता है। ठीक, हाँ एक्स वो जो इनका वो एक्स है वो बॉडी के सेंटर, ना बॉडी के सेंटर नहीं, वो एक मास एलिमेंट्री जो तुम उस बॉडी में कहीं भी एज्यूम करते हो, उसका सेंटर, उसका सेंटर नहीं है। क्या पूछ रहे हो? डीएम क्या चीज़ है? एक्स तुम्हारा ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा होता है। कहीं भी तुम ओरिजिन तो मानोगे ना कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए, कि बिना ओरिजिन ही करोगे? ओरिजिन तो मानना पड़ेगा ना, तो वो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस है। तो इंटीग्रल के लैंग्वेज में अगर तुम्हारा 3D बॉडी आ गया तो क्या करना चाहिए? हाँ लिख लो। इंटीग्रल के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, जो y बार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा y डी एम अपॉन सिग्मा डी एम। ऐसे z बार आपका हो जाएगा सिग्मा z डी एम अपॉन, ठीक है, इंटीग्रल है सिग्मा नहीं सॉरी इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल। तो लास्ट में अगर वेक्टर की बात किया जाए तो वेक्टर के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर है, वेक्टर की लैंग्वेज में ये क्या हो जाएगा, आर डी एम इंटीग्रल डी एम। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई, ये वेक्टर फॉर्म है। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि अगर जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है, अगर आप थोड़ा सा उसको समझ पा रहे हैं, तो अगर इसी को ओरिजिन मान लिया जाए, भाई ओरिजिन तुम कहीं मान सकते हो तुम्हारी सुविधा के अनुसार, हम लोग ऐसी जगह ओरिजिन मानते हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आने वाला है। अब तुम लोगों को सर पहले से कैसे पता है? जब पहले से पता है सेंटर ऑफ मास का आने वाला है तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? तो कई क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिकली शेप देख के, ज्योमेट्रिकली उसका शेप देख के, जैसे मैंने बोला कि एक रॉड है 5 मीटर की, तो अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है, एकदम जस्ट सेंटर में आने वाला है, एक एंड से 2.5। तो ऐसे कुछ बॉडी का जो कि यूनिफॉर्मली है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, उसका सेंटर ऑफ मास आप समझ सकते हो क्या है। जनरली ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका क्या हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। उस केस में तुम अगर उसको ओरिजिन ले लो और कल को कुछ और पूछ रहा है तो इसको ओरिजिन लेने से फ़ायदा क्या होता है, ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये जीरो हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, तो क्या आ जाएगा उस केस में, इंटीग्रल आर डी एम इज इक्वल टू जीरो। ये किस केस में है, when center of mass is taken as a origin, लिख लो, when a center of mass is taken as a origin, when center of mass is taken as a origin, in that case r dm is equal to 0।
हाँ, क्या मैंने बोला है? Center of mass is taken as हाँ, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ए ओरिजिन, यहाँ पे लिख लेना ये चीज़, व्हेन सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ए ओरिजिन, आप ये लिख लो RDM इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बस छोटा सा लिख लो, एक हेडिंग डाल लो, उसका लिख लो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड। ठीक है, अब ये आपकी एक रॉड है, मान लो रॉड ऐसी है कि ये बहुत ही पतली रॉड है, केवल लेंथ में एक्सटेंशन है इसका विड्थ के साइड में कोई एक्सटेंशन नहीं है, मतलब पतली सी रॉड जिसका लेंथ साइड में, ठीक है, एक्सटेंशन है, ये ऐसे करके थोड़ा सा मोटा बना दे रहे हैं समझाने के लिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, एक्स जो बार था वो हमारा क्या था, सिग्मा, हाँ सिग्मा MI/XI डिवाइड बाई MI, ये फॉर्मूला था। तो तुम्हें क्या लग रहा है सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए इसका, सेंटर में, तो हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को क्या मानेंगे, ओरिजिन को मान लेते हैं जस्ट इसका जो मिड पॉइंट है, इसको मैं O मार्क कर दिया। ठीक है, अब O पॉइंट से एक छोटा सा मास कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, मान लेते हैं DM मास है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, M1 x1 M2 x2, तो अगर x इंटू DM एक मास इधर है तो इसका एक काउंटर भी इधर बैठा रहेगा। काउंटर मतलब जस्ट अपोजिट साइड में इतने ही मास का एक इसके साथ एक काउंटर बैठा रहेगा। भाई मास जितना इधर रॉड है उतना ही रॉड इधर है, तो अगर x डिस्टेंस पे बोला तुमने कि 0.5 ग्राम है, तो तुम ये भी तो बोल सकते हो इसके -x साइड में भी 0.5 ग्राम है। तो अगर 2 पॉइंट सिस्टम से बात किया जाएगा तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, x इंटू M1, भाई x1 इंटू M1, x2 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2, तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा, यानी कि इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस थिन रॉड में हर एक मास के करस्पॉन्डिंग राइट साइड में जो मास है उसका एक लेफ्ट साइड में मास, उसके लिए काउंटर जो एक मास बैठा रहेगा। ये क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ बिना इंटीग्रेशन, बिना डिवीजन, बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी से तुम बोल सकते हो कि ये तुम्हारा जो हमारा ओरिजिन है वही इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर रॉड तुम्हारी यूनिफॉर्म है तो, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगी तो कहानी बदलने लगेगी। कल को मैंने रॉड ऐसे बना दिया, सोचो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बदल जाएगा ना। तो ये सब कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका रॉड का मास अलग जगह सेंटर में आएगा क्या, इस केस में नहीं आएगा। विजुलाइज कर पा रहे हो, किधर शिफ्ट करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा ना, इधर तो नहीं करेगा। तो अगर इतना समझ में आ रहा है तो समझो समझ में आ रहा है आप लोगों को सेंटर ऑफ मास। हर एक काउंटर, हर एक मास का काउंटर बैठा है। तो थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास पूछा गया क्या है, बोलोगे कि 0 नहीं, सेंटर, उसका मिड पॉइंट, उस रॉड का जो मिड पॉइंट हो गया, या उसका जो रॉड का सेंटर जो बोल सकते हो, तो थिन रॉड का ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे और आप लोगों को क्लैरिटी बढ़ेगी। सेंटर ऑफ मास अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग को और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रहने दें आज यहाँ तक, डन। चलो, थैंक यू। आज एक सेशन में यहाँ तक हुआ, दूसरे में तुम लोग 4 में तो नहीं ख़त्म हो पाएगा, कम से कम 6 या 7 सेशन लगेंगे इसको सही से ख़त्म करने में। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स स्टार्टिंग समझ में आया, कुछ सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा है, रोटेशन मोशन क्या है, ट्रांसलेशन मोशन क्या है, रिजिड बॉडी क्या है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें